Hello everybody and welcome to my channel. So I hope you all are doing great, staying safe at your places and most importantly आप सभी अपने घर पे अच्छे से रेगुलरली पढ़ाई कर रहे होंगे. This is रुचिका and welcome to my channel. आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है एक नया चैप्टर थ्योरी ऑफ डिमांड. इससे पहले ऑलरेडी हम 4 चैप्टर्स कवर कर चुके हैं. अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप आई बटन पर क्लिक करके उसको देख सकते हैं. अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये नया चैप्टर थ्योरी ऑफ डिमांड. अब देखो ये जो थ्योरी ऑफ डिमांड है आपने पहले भी सुना था. थोड़ा रिकॉल करो, जब हमने फर्स्ट चैप्टर कवर किया था उसमें हमने क्या पढ़ा था कि इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा था. हमने फर्स्ट चैप्टर क्या था, इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी. तो इकोनॉमिक्स का जब हम कॉन्सेप्ट समझ रहे थे तब हमने पढ़ा था कहीं कि इकोनॉमिक्स को 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है. एक तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट. तो हमने माइक्रो में क्या पढ़ा था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करती है, छोटे लेवल पर डील करती है और उसमें 3 वाइटल कंपोनेंट्स थे. जल्दी से रिकॉल करो, कमेंट करो क्या क्या थे वो थे. एक तो पहला था थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर और तीसरा था थ्योरी ऑफ प्राइस, राइट. अब जो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर है उसको हम और किस नाम से जानते हैं, थ्योरी ऑफ डिमांड. थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर को हम और किस नाम से जानते हैं, थ्योरी ऑफ सप्लाई. और थ्योरी ऑफ प्राइस को हम सिर्फ थ्योरी ऑफ प्राइस ही कहते हैं. ठीक है, तो आज हमने यही पढ़ना है, थ्योरी ऑफ डिमांड. और क्योंकि मैंने क्या कहा था वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है इसीलिए हम माइक्रो में ही पढ़ रहे हैं. आपका 12th में मैक्रो इकोनॉमिक्स आएगा तब आप मैक्रो के कंपोनेंट्स पढ़ोगे. तो अब आज का जो हमारा टॉपिक, आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है थ्योरी ऑफ डिमांड. अब उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि डिमांड क्या होता है. अब देखो डिमांड एक बहुत कॉमन शब्द है, आए दिन लोग उसको यूज़ करते हैं. आप लोग भी यूज़ करते होंगे. जैसे हम कोई चीज़ नई मार्केट में आती है तो हम कहते हैं अरे भाई साहब इसकी तो बहुत ज़्यादा डिमांड है ना. जैसे कोई नए डिज़ाइन के कपड़े आए, जैसे बीच में वो रग्ड जीन्स चली थी ना जो फटी होती थी, तो उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती थी उस टाइम पर. फिर बीच में क्रॉप टॉप और स्कर्ट वगैरह चलते थे तब उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती थी. फिर मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती थी जिनकी हर टाइम पे डिमांड कम या ज़्यादा होती रहती है. ठीक है, तो डिमांड एक ऐसा शब्द है हम आए दिन यूज़ करते हैं. अब एक और टर्म आता है डिज़ायर. डिज़ायर और डिमांड, इन दोनों टर्म्स को अक्सर लोग सिनोनिमसली यूज़ करते हैं, मतलब एक दूसरे की जगह इंटरचेंजेबली. उनके हिसाब से डिज़ायर और डिमांड एक ही चीज़ है. अगर किसी चीज़ की डिज़ायर है तो मतलब डिमांड भी होगी. अगर डिज़ायर को वैसे हम हिंदी में देखें तो क्या होता है, इच्छा, किसी चीज़ के लिए इच्छा होना. और डिमांड को अगर हम हिंदी में देखें तो क्या होता है, मांग होना. तो लोग अक्सर इन दोनों वर्ड्स को ना इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं एक दूसरे की जगह, पर ये दोनों ही टर्म्स बहुत डिफरेंट हैं. अगर हम इकोनॉमिक्स में पढ़ें, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं, तो इकोनॉमिक्स में हर चीज़ अलग अलग हो जाती है, मतलब बिल्कुल ही अलग तरीके से उनकी डेफिनेशन प्रेजेंट हो जाती है. तो आज हम वही देखने वाले हैं कि डिमांड, और सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड, उसमें हम पढ़ेंगे कि डिमांड और डिज़ायर में क्या चीज़ है, मतलब जो इन दोनों को डिफरेंट बनाती है एक दूसरे से. तो देखो एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं. सपोज आपको क्या करना है, आपने एक शूज़ खरीदना है. आपने ऐसी ऑनलाइन देख रहे थे कोई भी चीज़ अमेज़ॉन पे या फ्लिपकार्ट पे, तो आपको एक बहुत अच्छे से शूज़ का पेयर मिल गया. अब आपको क्या हुआ, उसको देख के डिज़ायर हुई कि भाई मैं भी ये शूज़ खरीदूँ, मुझे तो बहुत पसंद है. ठीक है, पर अब आपके पास एक केस हो सकता है, आपकी क्या हुआ, डिज़ायर तो डेवलप हो गई पर आपके पास उसके लिए इनफ मनी नहीं है, आपके पास उतने पैसे नहीं हैं, तो आप कैसे खरीदोगे, नहीं खरीद सकते. तो ये जो डिज़ायर है ये सिर्फ डिज़ायर ही रह जाएगी, ये डिमांड में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी. ठीक है, समझ आया. अगर आपके पास किसी चीज़ को लेके आपको डिज़ायर हुई पर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप कहाँ से खरीदोगे, तो वो डिज़ायर ही रह जाएगी, डिमांड में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी. अब एक और केस क्या आता है कि आपके पास क्या है, डिज़ायर तो जनरेट हुई पर आपको क्या हुआ, पैसा तो है, पैसा भी आ गया, मतलब चलो ठीक है, पर आप उस पैसे को स्पेंड नहीं करना चाहते हो. यू आर नॉट विलिंग टू स्पेंड दैट मनी. पैसा तो है पर आप सोचोगे नहीं यार जूते क्यों खरीदूँ, ऐसा करता हूँ मेरे को लैपटॉप ज़्यादा ज़रूरी है, लैपटॉप खरीद लूँ पहले, उसके बिना मेरी पढ़ाई नहीं हो पाएगी. तो आप क्या करोगे, मतलब जूतों पर पैसे स्पेंड नहीं करोगे. आपके पास डिज़ायर भी है, आप चाहते हो खरीदना, पैसा भी है, खरीद सकते हो, पर स्पेंड नहीं करना चाहते हो जूतों पर. तो जूतों के लिए फिर से आपकी जो डिमांड है वो जनरेट नहीं हो पाएगी. ठीक है, फिर से डिमांड जनरेट नहीं हो पाएगी. तो जनरेट होगी कब होगी, जब आपके पास डिज़ायर तो हो. आपने देखा ऑनलाइन अरे भाई साहब बहुत बढ़िया जूते हैं, मैं तो ख़रीद लेता हूँ. ठीक है, फिर आपने जाके देखा अपना वॉलेट, आपके पास पैसे हैं, हाँ ठीक है पैसे थे,
फिर आपने सोचा कि यार मैं खर्च करूं कि नहीं इन पर, तो आपने देखा यार लैपटॉप चलो अभी काम चल सकता है, इस महीने थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे, ज़्यादा काम नहीं है, खर्च कर लेते हैं जूतों पर। उस टाइम पर आपकी डिमांड जनरेट होगी। ठीक है, तो समझ आया डिमांड कब, डिज़ायर कब डिमांड में कन्वर्ट हो जाती है। इन दोनों में एक तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, अब आपको समझ आया होगा। तो एक इन ये जो हमने एग्जाम्पल देखा अभी, पूरा एक एग्जाम्पल है, आप इसका ना फ़ोटो ले लो, या फिर आप अगर नोट्स बना रहे हो तो नोट्स में लिख सकते हो क्या कि डिज़ायर तभी डिमांड बनती है जब हमारे पास पैसा भी हो और हम उस पैसे को खर्च भी करना चाहते हो, तब जो हमारी डिज़ायर है वो डिमांड में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, और इससे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी निकल के आता है कि डिमांड तभी जनरेट होगी जब डिज़ायर होगी। जब किसी चीज़ के लिए मान लो आपके डिज़ायर ही नहीं है, आप खरीदना ही नहीं चाहते हो, तो डिमांड कैसे जनरेट हो जाएगी। जैसे कि मान लो आपने देखा, सपोज आपने एक साइकिल देखी नहीं, अच्छा देखो मार्केट में ऐसी नई वाली साइकिल आई है, गियर वाली साइकिल आई है। अब अगर आपकी डिज़ायर है, आपके पास पैसे हैं, खर्च कर सकते हो, तो आपकी डिज़ायर जो है वो डिमांड में कन्वर्ट हो जाएगी। पर आप खरीदना ही नहीं चाहते हो, आप तो संतुष्ट हो अपनी साइकिल में, आपको नहीं चाहिए। या फिर अगर आपके पास ऑलरेडी एक एक्टिवा है तो आप क्यों साइकिल खरीदोगे, डिज़ायर ही नहीं हुई, डिज़ायर ही नहीं जनरेट हुई इस गियर वाली साइकिल के लिए। तो क्या होगा, वो जो डिज़ायर है वो डिज़ायर ही रहेगी, वो डिमांड में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। तो क्या दो इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन हमने इस पूरे एग्जाम्पल से निकाले। सबसे पहला तो ये कि डिमांड तभी जनरेट होगी जब किसी चीज़ के लिए डिज़ायर हो, विदाउट डिज़ायर डिमांड कैन नॉट बी जनरेटेड। ठीक है, दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये कि जो डिमांड है, वो जो डिज़ायर है वो डिमांड में तभी कन्वर्ट होगी जब हमारे पास पैसे भी हैं और हम उस पैसे को खर्च भी करना चाहते हैं, खाली पैसे जेब में नहीं रखने, खर्च भी करना चाहते हैं, तभी जाके हमारी डिज़ायर डिमांड में कन्वर्ट हो जाएगी। अब यही चीज़ देखो आपकी डेफिनेशन में लिखी हुई है, पहले मैंने एग्जाम्पल से समझा दिया, अब आपको डेफिनेशन और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो जल्दी से आप एक बार डेफिनेशन रीड करो फटाफट से, फिर मैं समझाती हूँ मैंने क्या लिखा है। जल्दी से रीड करो एक बार। देखो आपके सामने क्या लिखा हुआ है, डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इज द डिज़ायर टू बाय दैट कमोडिटी। मतलब डिमांड क्या होती है, एक डिज़ायर है टू बाय दैट कमोडिटी बैक्ड विद सफिशिएंट परचेजिंग पावर। सफिशिएंट परचेजिंग पावर मतलब ये आपका पैसा, आपके पास सफिशिएंट इनफ मनी है, एंड द विलिंगनेस टू स्पेंड, और उसको स्पेंड करने की विलिंगनेस, उसको स्पेंड करने की इच्छा भी है। खाली मैंने बताया था ना, पैसा जेब में नहीं होना चाहिए, खर्च करने की इच्छा भी होनी चाहिए। तो डिमांड क्या है, डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इज द डिज़ायर टू बाय दैट कमोडिटी। पहले तो डिज़ायर होनी चाहिए, बैक्ड विद मतलब सपोर्टेड विद, उसके साथ में क्या होना चाहिए, डिज़ायर के साथ में आपके पास आपकी जेब में इतना रोकड़ा भी होना चाहिए, सफिशिएंट परचेजिंग पावर भी होनी चाहिए, एंड द विलिंगनेस टू स्पेंड, और उस पैसे को, उस परचेजिंग पावर से, जो आपकी परचेजिंग पावर है, खरीदने की शक्ति है, उससे आपको उतने पैसे को स्पेंड करना भी ज़रूरी है, तभी वो जो डिज़ायर है वो डिमांड मतलब जनरेट करेगी। तो ये था आपका डिमांड और डिज़ायर का मतलब एक तरह से छोटा सा डिस्टिंक्शन, और यहाँ से हमने ये भी समझ लिया कि डिमांड क्या होता है। ठीक है, डिमांड क्या है, एक बार और रिकॉल करो। आपको देखो यहाँ से फिर ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ यहाँ पे पढ़ रहे हो और नोट्स बना लिए, फिर उन नोट्स को तभी खोल कर देखो एग्जाम टाइम पर, आपको प्रॉपर रिवीजन भी करना है साथ में। तो आप क्या करो, यहाँ पर कोशिश क्या करो कि ज़्यादा से ज़्यादा बार आप चीज़ें पढ़ पाओ, जिससे कि आपको टाइम बार बार वेस्ट ना करना पड़े रिविजन में। यहीं पे एक बार और डेफिनेशन बोल लो, डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इज़ द डिज़ायर टू बाय दैट टी बैक्ड विद द सफिशिएंट परचेजिंग पावर एंड द विलिंगनेस टू स्पेंड। ठीक है, ये हो गई आपकी डिमांड की डेफिनेशन। अब देखो एक और टर्म आता है हमारा, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड। अब आप जब आगे जाके पढ़ोगे, आगे जाके और फर्दर स्टडीज़ करोगे, या फिर आगे जैसे 12th में भी पढ़ोगे, तो बहुत लोग, आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलने वाले हैं जो क्वांटिटी डिमांडेड और डिमांड दोनों को ना एक जैसा ही समझते हैं, एक जैसा ही समझते हैं और एक दूसरे की जगह यूज़ कर लेते हैं। बिल्कुल ही गलत मतलब ये कॉन्सेप्ट है, दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। अब देखो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैसे, अब देखो हम ये समझते हैं डिमांड क्या होता है। जैसे आप मान लो आप किसी एक इंसान से पूछो कि तुम गुड एक्स की कितनी यूनिट्स खरीद लोगे। मान लो कोई गुड है, ये गुड एक्स, ठीक है, ये हम गुड एक्स मान लेते हैं, चॉकलेट है, ठीक है, चॉकलेट हो गया। अब
आप किसी से पूछो कि तुम चॉकलेट्स कितनी खरीद लोगे, इसकी कितनी क्वांटिटीज़ खरीद लोगे, तो सामने वाला इंसान क्या बोलेगा कि भाई पहले पैसे तो बताओ, वो उसकी एक यूनिट है कितने रुपए की, एक चॉकलेट आती कितने रुपए की है, तभी मैं उस हिसाब से बताऊंगा कि मैं कम खरीदूँ या ज़्यादा खरीदूँ। अब मान लो आप कहो 5 रुपये वाली चॉकलेट की बात कर रहे हो, तो वो तो कहेगा ठीक है 5 रुपये में तो मैं कम से कम मेरे पास 100 रुपये हैं, मैं 20 चॉकलेट्स खरीद सकता हूँ, ठीक है। अगर आप कहो कि 5 रुपये की आती है तो वो कहेगा कि मैं तो ऐसा करता हूँ 20 यूनिट्स खरीद लूँगा, ठीक है, उसने कह दिया, उसके पास 100 रुपये हैं। अब आपने कहा, फिर दूसरी बार आपने कहा कि नहीं मैं तो 20 रुपये वाली चॉकलेट की बात कर रहा हूँ, 20 रुपये वाली चॉकलेट में वो कितनी यूनिट्स खरीद पाएगा, उसकी यूनिट्स कम हो जाएंगी। देखो कितनी खरीद पाएगा, 100 रुपये में सिर्फ 5, 25 से 100। फिर आपने कहा नहीं मैं तो 50 रुपये वाली चॉकलेट की बात कर रहा हूँ, 50 रुपये की चॉकलेट की अगर आप बात कर रहे हो, आपके पास 100 रुपये तो कितनी आएंगी यूनिट्स, सिर्फ 2 ही आएंगी। तो ऐसे ऐसे करके आपने क्या चीज़ नोटिस करी कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जा रहा है, देखो जैसे यहाँ से प्राइस बढ़ रहा है, ये इंक्रीज़ हो रहा है, मैं इसको वैसे नीचे की तरफ एरो कर रही हूँ, पर ये क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, इंक्रीज़ हो रहा है। उसी तरह जो क्वांटिटी है वो आपकी डिक्रीज़ हो रही है, देखो डिक्रीज़ होती जा रही है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ा, पहले 5 था, फिर 20 था, फिर 50 हो गया, क्वांटिटी उल्टा है, डिक्रीज़ होती जा रही है, 20 फिर 5 फिर 2। तो ये डिमांड वाला जो कॉन्सेप्ट है, इससे समझ आता है कि जो क्वांटिटी है, किसी भी कमोडिटी की क्वांटिटी है, वो किस पर डिपेंड करती है, उसके प्राइस पर। हम उसके प्राइस को देखकर ही बताएंगे कि किसी कमोडिटी की हम कितनी यूनिट्स खरीद सकते हैं। इस इंसान ने प्राइस देखकर ही बताया कि नहीं अगर 5 रुपये की चॉकलेट है तो मैं 20 खरीद लूँगा, यहीं अगर 50 की चॉकलेट है तो मैं सिर्फ 2 ही खरीद पाऊँगा, उसने ये बोला। तो डिमांड जो है कॉन्सेप्ट, डिमांड जो टर्म है वो किससे रिलेटेड है, प्राइस से रिलेटेड है, ठीक है। डिमांड जो, अगर हम डिमांड की बात करते हैं तो वो किसके रेफरेंस में बात करते हैं, उस कमोडिटी के प्राइस के रेफरेंस में। अब क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है, ये क्वांटिटी डिमांडेड क्या है कि जितने रुपए में, मतलब एक स्पेसिफिक कमोडिटी की यूनिट और उसका प्राइस दे दिया है, वो आपको क्वांटिटी डिमांडेड है। जैसे अगर हम ये पूरे टेबल में से, ये जो हमने स्केड्यूल बनाया एक, इसमें से हम ये उठा लें बीच वाला, तो क्या है, ये क्वांटिटी डिमांडेड है, मतलब 20 रुपये में 5 चॉकलेट आ सकती हैं, ठीक है, मतलब 20 रुपये की 5 चॉकलेट्स वो खरीद सकता है, ये उसकी क्वांटिटी डिमांडेड है, ठीक है, मतलब वो ये क्वांटिटी डिमांड कर रहा है, इतनी क्वांटिटीज़ की उसको डिमांड है, तो इसीलिए ये हो गया क्वांटिटी डिमांडेड, ये पूरा हो गया डिमांड। समझ आया। अब इसको हम देखो डेफिनेशन के थ्रू लर्न करते हैं, या फिर एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, या फिर नहीं, चलो पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन देखो मैं यहाँ लिख देती हूँ, लिख के आपको अच्छे से लर्न होगा। डिमांड क्या होता है, डिमांड ऑफ अ कमोडिटी I'm sorry. Demand of a commodity refers to the possible quantities of a commodity against different possible price of that commodity। इससे हमें क्या समझ आता है कि देखो डिमांड क्या है, डिमांड क्या है, इट रेफर्स टू द पॉसिबल क्वांटिटीज़ ऑफ अ कमोडिटी। किसी भी क्वांटिटी की पॉसिबल क्वांटिटीज़ कितनी है, इसमें कितनी पॉसिबल क्वांटिटीज़ नज़र आ रही हैं आपको, कोई 20 खरीद सकता है वो इंसान, या फिर 5 भी खरीद सकता है, या फिर वो 2 भी खरीद सकता है। अगेंस्ट डिफरेंट पॉसिबल प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। डिफरेंट पॉसिबल प्राइस क्या है, अगर 5 रुपये की चॉकलेट का प्राइस बढ़ जाता है तो वो 20 हो जाता है, अगर बढ़ के तो वो अपनी जो क्वांटिटी है वो 20 से 5 कर देगा। यहीं अगर 50 रुपये वाली चॉकलेट का प्राइस कम होके 20 हो जाता है तो वो क्वांटिटी बढ़ा देगा, ठीक है। ये होती है हमारी डिमांड। अब क्वांटिटी डिमांड क्या है, क्वांटिटी डिमांड और हम समझ लेते हैं ये क्या होता है।
वैसे तो हमने अभी समझ लिया, ये हम डेफिनेशन के थ्रू लर्न कर रहे हैं, जिससे कि हम जब हम आंसर लिखेंगे सिर्फ एग्जाम्पल नहीं लिखना है, हमको डेफिनेशन भी लिखनी होगी, उसी से आपको मार्क्स मिलेंगे। तो आपने क्या करना है, एग्जाम्पल तो दिमाग में रखना ही है, एग्जाम्पल के थ्रू ही डेफिनेशन बना लो। तो डिमांड हमने समझ लिया कि इट रेफर्स टू द डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस या फिर डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी अगेंस्ट डिफरेंट पॉसिबल प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, इट रेफर्स टू the specific quantity of that commodity, of the commodity होगा, ठीक है, of the commodity that a consumer is willing to purchase against a specific price of that commodity, ठीक है, of that commodity। तो इसमें क्या हमें समझ आता है कि वो स्पेसिफिक, मैंने आपको एक स्पेसिफिक वाला बताया था ना, बीच वाला, तो उसमें क्या था, स्पेसिफिक क्वांटिटी, मतलब जो वो खरीदना चाहता है अगेंस्ट अ स्पेसिफिक प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। तो एक तरह से आप ये भी समझ सकते हो कि डिमांड जो होती है वो हमको एक बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ बता देती है, ठीक है, डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ बता देती है क्वान्टिटीज़ की, और क्या क्या उसके प्राइसेस हो सकते हैं। पर क्वांटिटी डिमांडेड क्या है कि जो हम खरीद रहे हैं, जो हम कॉम्बिनेशन जो वाला चूज़ कर रहे हैं, और ये डिमांड क्या बता रही है कि जो जो आप चूज़ कर सकते हो, और ये क्या है, जो हम खरीद रहे हैं, जो हम चूज़ कर रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि क्वांटिटी डिमांडेड और डिमांड, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो अभी तक हमने एक बार जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने पढ़ा था डिज़ायर और डिमांड में क्या डिफरेंस है। डिज़ायर क्या होता है, किसी भी चीज़ को खरीदने की इच्छा, और डिमांड क्या होता है, मांग। और अगर हम इन दोनों में डिफरेंस देखें, हमने अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन जो हमने पढ़ी थी सबसे पहले, वो क्या थी कि डिमांड इज़ द डिज़ायर ऑफ अ कमोडिटी बैक्ड विद द सफिशिएंट परचेजिंग पावर एंड द विलिंगनेस टू स्पेंड। जब हमारे पास कोई प्रोडक्ट हमने देखा, कोई कमोडिटी हमने देखी, अगर हमारे मन में उसके लिए डिज़ायर है, सिर्फ डिज़ायर है, तो खाली वो डिज़ायर डिमांड में जनरेट नहीं होगी, उसमें कन्वर्ट नहीं होगी, जब तक हमारे पास पैसे ना हो और उस पैसे को खर्च करने की विलिंगनेस ना हो। हम उस पैसे को खर्च करना चाहते हैं, तभी वो जो डिज़ायर है वो डिमांड में कन्वर्ट होगी, और तभी डिमांड जनरेट होगी, ठीक है। अब ये हमने बाद में ये पढ़ा डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड, ये जस्ट मैंने अभी आपको पढ़ा ही है, तो ये सब आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ कि डिमांड स्केड्यूल क्या होता है। अब देखो डिमांड स्केड्यूल क्या होता है। डिमांड स्केड्यूल और कुछ नहीं था, जो मैंने यहाँ पर अभी एक टेबल बनाई थी, याद है, तो वही डिमांड स्केड्यूल था। अब वो टेबल क्या शो कर रही थी, जल्दी से याद करो या फिर वीडियो बैक करके देखो। वो टेबल ये शो कर रही थी कि किसी कमोडिटी के अगर अलग अलग प्राइसेस हैं, प्राइसेस घट बढ़ जाते हैं, तो उन घटे बढ़े प्राइसेस पर हम उनकी कितनी कितनी क्वांटिटीज़ खरीद सकते हैं, यही वो शो कर रही थी टेबल। तो अगर हम इसको इजी लैंग्वेज में बोलें तो वो टेबल क्या शो कर रही थी, इट वाज शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट क्वांटिटीज़ ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर और अ ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स कैन बाय विद डिफरेंट प्राइसेस ऑफ दैट कमोडिटी। मतलब अगर जैसे किसी कमोडिटी का प्राइस पहले 5 था, तो वो उसकी 10 यूनिट खरीद सकता था। अब अगर प्राइस बढ़ जाता है तो वो उसकी कम यूनिट खरीदेगा, और अगर प्राइस कम हो जाता है तो वो ज़्यादा खरीद लेगा। तो ये जो रिलेशनशिप है, वो उसकी जो पूरी टेबल होती है, उसी को हम बोलते हैं डिमांड स्केड्यूल, ठीक है। ये एक डेफिनेशन है, द टेबल रिलेटिंग द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। किस किस के बीच का रिलेशन, प्राइस और आपकी क्वांटिटी डिमांडेड, ये दोनों जो टर्म्स हैं, इनके बीच के रिलेशन जो हमको टेबल दिखाती है, उस टेबल को हम डिमांड स्केड्यूल बोलते हैं, ठीक है। और ये जो प्राइस है, ये किसने दिया, ये जो डेफिनेशन है, ये किसने दी है, दिस डेफिनेशन इज़ गिवन बाय सैमुअलसन। तो आपको इस तरह के क्या कहते हैं क्वेश्चंस आ सकते हैं कि सैमुअलसन के द्वारा, उनके थ्रू दी गई डेफिनेशन डिमांड स्केड्यूल की क्या है। तो आपको ये डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, या फिर डेफिनेशन दे सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं डेफिनेशन किसने दी है, तो आपको लिखना पड़ेगा सैमुअलसन। सैमुअलसन कौन है, एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने ये डेफिनेशन दी है, राइट। अब देखो हमने ये पढ़ लिया कि डिमांड स्केड्यूल क्या होता है। डिमांड स्केड्यूल के भी 2 टाइप्स होते हैं, राइट। डिमांड स्केड्यूल के 2 टाइप्स क्या हैं। सबसे पहला है हमारा इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल, शॉर्ट में मैं लिख देती हूँ इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल, ठीक है।
और एक हमारा दूसरा है मार्केट डिमांड स्केड्यूल, मार्केट डिमांड स्केड्यूल, राइट। ये दो हमारे डिमांड स्केड्यूल हैं जो हमको इस पूरे टॉपिक में पढ़ने हैं। बहुत ईजी है, बहुत ही ज़्यादा लड्डू टॉपिक है, बहुत ईजी, मतलब ईजीएस्ट बोलूँगी मैं इसको, ठीक है। क्या है इसमें, देखो नाम से वैसे समझ आ रहा होगा। पहले इन दोनों के बीच का डिफरेंस बता देती हूँ। इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल क्या करता है, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर या इंडिविजुअल बायर, उन दोनों की उसका जो डिमांड स्केड्यूल है वो उसको शो करता है, ठीक है। ये क्या है, मार्केट डिमांड स्केड्यूल। मार्केट में क्या है, सिर्फ एक कंज्यूमर तो होता नहीं है, एक नहीं 50, 100, 1000, लाख कंज्यूमर्स होते हैं। तो पूरे मतलब मार्केट, सारे कंज्यूमर्स का डिमांड स्केड्यूल, डिमांड को मिला करके जो स्केड्यूल बनता है उसे हम मार्केट डिमांड स्केड्यूल बोलते हैं। समझ आया। तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये था, राइट। अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हम इसमें क्या था, हमने किसकी बात करी, एक कंज्यूमर की बात करते हैं हम, ठीक है। ये क्या शो करता है कि एक कंज्यूमर अगर कोई कमोडिटी खरीद रहा है तो उसकी जो डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज़ वो खरीद सकता है डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पर, वो ये शो करता है। और ये क्या शो करेगा कि बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं, वो एक कमोडिटी के डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज़ खरीद सकते हैं डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पर एक पॉइंट ऑफ टाइम पर। ऐसा नहीं है मतलब अलग अलग टाइम पर, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर, उसको हम क्या बोलते हैं, मार्केट डिमांड स्केड्यूल। अब इन दोनों के हम एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने पहले वाला कौन सा वो लिया था, हाँ चॉकलेट लिया था मैंने, ठीक है। पहले कमोडिटी थी हमारी चॉकलेट, तो अभी भी हम चॉकलेट खा लेते हैं फटाफट से। ये क्या है, हमारी कमोडिटी है, और ये यहाँ पे इसके हम प्राइसेस लिखेंगे। पहले यहाँ पे इसके हम प्राइसेस लिखेंगे, PX नाम से लिख देंगे। ये है हमारी X कमोडिटी, ये है इसका प्राइस PX, ठीक है, PX हो गया। ये है इसकी क्वांटिटी QX। अब ये एक कंज्यूमर की बात हो रही है, तो हमारा एक कंज्यूमर डिसाइड कर लेगा कि कैसे कैसे उसको अपने प्राइस के अकॉर्डिंग क्वांटिटी में मतलब कम ज़्यादा इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करनी है क्वांटिटीज़। तो अगर चॉकलेट की क्वांटिटी चॉकलेट का प्राइस अगर 1 रुपये है, तो मान लो वो 6 खरीद पा रहा है, ठीक है, 6 खरीद सकता है वो आराम से। वहीं अगर चॉकलेट का प्राइस बढ़ गया, चॉकलेट का प्राइस बढ़ के 3 रुपये हो गया, एक चॉकलेट 3 रुपये की आती है, तो वो कहेगा नहीं यार मुझे और भी चीज़ें खरीदनी है, मैं तो क्या करता हूँ क्वांटिटी कम कर देता हूँ। वही पहले वाला किस्सा है जो अभी मैंने समझाया था। तो इसमें क्या है, वो कम कर देगा। जैसे मान लो उसने अब 5 कर दी, अब वो देखेगा कि अरे प्राइस तो और बढ़ गया, मान लो 9 रुपये की हो गई एक चॉकलेट, तो वो क्या करेगा और कम कर देगा, मान लो उसने 2 कर दी। तो इस तरह से वो अपना डिमांड स्केड्यूल बना लेगा, वो डिसाइड कर लेगा कि उसको इतने प्राइस में कितनी क्वांटिटीज़ खरीदनी है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल, राइट। अब हमारा क्या है, मार्केट डिमांड स्केड्यूल। वो क्या करता है, उसमें सारे कंज्यूमर्स आते हैं, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो हम क्या करते हैं, अब इतने सारे कंज्यूमर्स का तो हम मार्केट डिमांड स्केड्यूल बना नहीं सकते, तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पर सिर्फ 3 कंज्यूमर्स हैं, हम 3 कंज्यूमर्स लेकर चल रहे हैं, 3 तक। तो सपोज़ दोबारा से ये कमोडिटी है हमारी चॉकलेट हो गई यहाँ पर, ये है X कमोडिटी, इसका प्राइस हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट कंज्यूमर, तो QX1 लिख लेते हैं। ये हो गया हमारा सेकंड कंज्यूमर QX2, और यहाँ पर हो गया QX3। ये 3 कंज्यूमर्स हम मान के चल रहे हैं कि यही 3 कंज्यूमर्स हैं हमारे अभी मार्केट में। तो अब क्या, फिर से ये इसका प्राइस 1 रुपये था, तो पहला कंज्यूमर तो कहेगा मैं तो 7 चॉकलेट्स खरीद सकता हूँ आराम से, दूसरा कहेगा नहीं मैं तो 8 खरीद सकता हूँ, और तीसरा कहेगा चलो मैं तो 5 ही खरीदूँगा। अब क्या, वो प्राइस बढ़ गया, फिर से 3 रुपये हो गया। तो ये क्या करेंगे, अब प्राइस बढ़ाए तो क्वांटिटी तो कम करनी ही पड़ेगी इनको, ठीक है, क्वांटिटी कम होती है। तो इसने क्या किया, फिर से अपना वो कम कर दी क्वांटिटी, इसने 5 कर दी, इसने मान लो 6 कर दी, और इसने क्या किया 3 कर दी। फिर से प्राइस बढ़ गया, 9 रुपये हो गया, तो अब इसने और कम कर दिया, मान लो इसने 2 चॉकलेट्स ही खरीदी, इसने क्या किया 3 चॉकलेट्स खरीदी, इसने तो 0 चॉकलेट्स खरीदी, मान लो इसने कुछ खरीदी नहीं, इसने सोचा कि ज़्यादा प्राइस है, 9 रुपये बहुत ज़्यादा है। अब ये तो हमने डिमांड स्केड्यूल बना लिया, ठीक है, पर इसमें डिमांड कहाँ है, आपको डिमांड नज़र आ रही है कहीं भी, सिर्फ प्राइस और क्वांटिटीज़ है, प्राइस और क्वांटिटीज़ हैं। तो डिमांड कैसे निकलती है, डिमांड इसकी तो देखो यही होगी, ठीक है, जो क्वांटिटी है वही डिमांड होगी एक कंज्यूमर के केस में, कि अगर 6 क्वांटिटीज़ खरीद रहा है तो 6 डिमांड हो जाएगी 1 रुपये पे। 1 रुपये की अगर चॉकलेट है, 3 रुपये की अगर एक चॉकलेट है तो 5 डिमांड हो जाएगी, 5 मतलब क्वांटिटीज़ वो खरीदेगा। 9 रुपये की एक चॉकलेट है तो 2 डिमांड हो जाएगी, वो 2 क्वांटिटीज़ खरीदेगा। पर इस केस में हम कैसे निकालेंगे, हर कंज्यूमर का अलग तो निकालना नहीं है, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, मार्केट डिमांड स्केड्यूल, पूरा एग्रीगेट करके निकालेंगे, पूरा सबको मिला करके निकालेंगे। तो इसमें हम कैसे निकालेंगे डिमांड,
बहुत इजी तरीका है देखो डिमांड निकालने का। ये यहाँ पे हम लाइन कर लेते हैं। हाँ, तो सबसे पहला क्या था, मतलब जब 1 रुपये है, 1 रुपये का एक चॉकलेट आ रही है, तो क्या हो जाएगी इनकी डिमांड, इन तीनों को बस प्लस करना है। 7 और 8 कितना हो गया, 15 और 5 20, तो यहाँ पे हो जाएगी हमारी डिमांड 20। यहाँ पे क्या है, 3 रुपये प्राइस हो गया, तो इनकी सबकी क्वांटिटीज़ कम हो गई, तो दोबारा से प्लस कर दो। 9 और 5 14, और ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा 5। अब देखो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से निकल के आ रही है। पहले ये तो समझ आ गया होगा कोई इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल होता क्या है, बहुत ईजी है, ठीक है। अब यहाँ से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो निकल कर आता है वो ये है, पहले मैं यहाँ लिखती हूँ कि देयर इज़ एन inverse relationship between price and demand of a commodity। अब आप देखो इजीली देख सकते हो कि जब जब प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ता जा रहा है, तो डिमांड जो है वो कम होती जा रही है। इसमें भी देखो प्राइस बढ़ता जा रहा है तो इंडिविजुअल डिमांड भी कम हो रही है और एग्रीगेट जो मार्केट डिमांड है पूरी वो भी कम हो रही है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इन्वर्स रिलेशनशिप है। इन्वर्स तो आप समझ सकते हो, उल्टा, मतलब एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी, एक चीज़ कम होगी तो दूसरी बढ़ेगी। तो प्राइस और डिमांड में यहाँ पर क्या समझ आता है, इन्वर्स रिलेशनशिप है, ठीक है। इन्वर्स मतलब जब जब किसी चीज़ का प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी, और अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब देखो ये चीज़ आपको बिल्कुल भी रटने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने हमेशा से बोला है कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप अपने रियल लाइफ से अगर कनेक्ट करो, रियल लाइफ एग्जांपल्स उठाकर देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाकर सोचो, तो आपको बहुत सारे एक तो एग्जांपल्स मिलेंगे और अच्छे से समझ आएगा। क्योंकि अगर आपने यहाँ पे सिर्फ रट लिया तो वो शायद कुछ ही टाइम तक आपके यहाँ पर फिट रहेगा, पर अगर आप एग्जाम्पल के थ्रू समझोगे ना तो आपको ये चीज़ें देखते ही आपको याद आ जाएगा, अच्छा ये एग्जाम्पल था इसका, तो आप तुरंत लिख दोगे या तुरंत बता दोगे किसी को कि क्या ये चीज़ होती है। तो ऐसे आप इसका एग्जाम्पल देखो ये ले सकते हो। जैसे अभी आपको याद है बीच में क्या हुआ था, नींबू के प्राइस बहुत ज़्यादा हो गए थे, राइट। नींबू के प्राइस बहुत ज़्यादा हो गए थे। क्यों हो गए थे? मतलब उनकी जो डिमांड थी ना वो कम हो गई थी, डिमांड कम थी, प्राइस ज़्यादा थे तो डिमांड कम थी, लोग कम खरीद रहे थे। प्राइस क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है तो डिमांड कम हो रही थी। यहीं अगर कोई चीज़ ऐसी है, अगर उसके जैसे अब नींबू के प्राइस वापस नॉर्मल आ गए, जैसे पहले 100 रुपये किलो के हो गए थे, मान लेते हैं 100 रुपये किलो का नींबू हो गया था, ठीक है, पर केजी, तो उसकी डिमांड कम होती जा रही थी। अब वो वापस अपनी मतलब ओरिजिनल प्राइस पर आ गया। मान लो पहले 20 था तो 20 पर ही आ गया है, ठीक है, 20 रुपये पर केजी पर ही आ गया है। तो क्या है, अब उसकी डिमांड वापस से बढ़ गई, लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। तो ये एक रियल लाइफ एग्जांपल है और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। आप मतलब आसपास अपने देखो, कोई चीज़ अगर सस्ती है तो लोग जैसे उसको ना भर भर के ले आते, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है। यहीं अगर कोई चीज़ ज़्यादा महंगी है तो हम उसे कम ही खरीदते हैं, ऑफकोर्स। तो ये डिफरेंट ये एक टॉपिक कॉन्सेप्ट था, जो हम एक कंक्लूजन था जो हमने इस सब से निकाला कि देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। मतलब उनके प्राइस और डिमांड में, किसी भी कमोडिटी की प्राइस या डिमांड में एक इनवर्स रिलेशनशिप है जो एग्जिस्ट करता है। तो दिस वाज लाइक, हमने अभी तक क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड, डिज़ायर डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड, डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड का डिफरेंस। फिर हमने नेक्स्ट टॉपिक हमारा कवर किया डिमांड शेड्यूल, जिसमें हमने इंडिविजुअल और मार्केट दोनों डिमांड शेड्यूल्स कवर कर लिए हैं, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। और इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन जो वहाँ से निकल के आता है वो ये इनवर्स रिलेशनशिप वाला। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है डिमांड कर्व या फिर उसका डिमांड कर्व का स्लोप। तो ये सारी चीज़ें हम अब पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट हमको क्या पढ़ना है? डिमांड कर्व एंड इट्स स्लोप। अब देखो सबसे पहले डिमांड कर्व समझ लेते हैं। अभी तक इससे पहले हमने कितने कर्व्स पढ़े हैं? सबसे पहले हमने पढ़ा था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो पीपीसी है वो किससे डराइव होता है? पीपीसी का एक स्केड्यूल है उससे। फिर हमने पढ़ा था आईसी इंडिफरेंस कर्व, वो भी अपने स्केड्यूल से डराइव हुआ था। बजट लाइन पढ़ी थी, वो भी एक स्केड्यूल से डराइव हुई थी। तो डिमांड कर्व कोई नई चीज़ नहीं है, वो भी क्या है, अपने ही स्केड्यूल से डराइव होती है। ये क्या है? इट इज़ अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड
स्केड्यूल। डिमांड कर्व क्या होता है? इट इज़ अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड स्केड्यूल। और डिमांड स्केड्यूल आपको पता ही है, ये वो स्केड्यूल है जो रिलेशनशिप बताता है एक कमोडिटी के प्राइस और उसकी डिफरेंट जो क्वांटिटीज़ मतलब वो परचेज कर सकता है उसमें, ठीक है। अब हमने क्योंकि डिमांड स्केड्यूल में दो तरह के डिमांड स्केड्यूल पढ़े थे, इंडिविजुअल और एक मार्केट, तो डिमांड कर्व में भी हमको दो तरह के कर्व्स पढ़ने पड़ेंगे, इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व। तो सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा इंडिविजुअल डिमांड कर्व, ठीक है। इंडिविजुअल डिमांड कर्व, इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या होगा आप खुद ही सोच सकते हो, मतलब एक कंज्यूमर या एक प्रोड्यूसर का डिमांड कर्व। तो ये क्या शो करता है? इट शोज द डिफरेंट पॉसिबिलिटीज ऑफ द क्वांटिटीज दैट अ सिंगल कंज्यूमर और अ बायर कैन परचेज एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ऑफ दैट कमोडिटी। मतलब एक कंज्यूमर कितनी क्वांटिटीज़ खरीद सकता है, उसके पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं क्वांटिटीज़ खरीदने की डिफरेंट प्राइसेस पर, तो वो हमारा इंडिविजुअल डिमांड कर्व बताएगा। अब इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? डिमांड स्केड्यूल भी बनाना पड़ेगा। तो डिमांड स्केड्यूल हम फटाफट से बना लेते हैं। यहाँ पे हो गया Px और ये हो गया हमारा Qx, ठीक है। ये क्या है? प्राइस है कमोडिटी का, और एक क्या है मतलब वो कितनी क्वांटिटीज़ खरीदेगा। ये हो गया हमारा Px और Qx। तो सबसे पहले मान लो जो प्राइस है वो 1 रुपये है, फिर 2 रुपये बढ़ गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, ठीक है। ये प्राइसेस ऐसे बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं। तो क्वांटिटी क्या होगी? कम होगी या ज़्यादा होगी? ऑफ कोर्स कम होगी, क्योंकि इन दोनों में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। तो पहले क्या थी? क्वांटिटी 4 थी, फिर 3 हो गई, फिर 2 हो गई, फिर 1 हो गई। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, आप इनकी जगह कोई भी डिजिट्स ले सकते हो जैसा आपको सही लगे, ठीक है। मैं बस थोड़ा मतलब समझाने के लिए आपको, आपकी कन्वीनियंस के लिए ये इजी छोटे छोटे से डिजिट्स ले रही हूँ। अब सबसे फटाफट से हम बना लेते हैं हमारा डिमांड कर्व। तो कर्व कैसे बनेगा? यहाँ पे बनाते हैं कर्व। सबसे पहले तो वाई एक्सिस फिर एक्स एक्सिस, इन दोनों को मिला के ही हमारा कर्व बनेगा। ये हो गई वाई, ये एक्स। अब आप बताओ वाई एक्सिस पे कौन सा हम वेरिएबल लें और एक्स पे क्या लें? कौन मतलब प्राइस कहाँ आएगा, क्वांटिटी कहाँ आएगा? देखो प्राइस आएगा हमेशा, ये याद रखना है, हमेशा वाई एक्सिस पर, और क्वांटिटी कहाँ आएगी? हमेशा एक्स एक्सिस पर। अब आप ये पूछोगे कि मैम क्वांटिटी हमने वाई पर क्यों नहीं ली या प्राइस हमने एक्स पर क्यों नहीं लिया? इसके पीछे एक लॉजिक है जो आपको हमेशा याद रखना है, आगे तक काम आएगा। इसके पीछे ये लॉजिक है, मतलब ये रीज़न है कि एक्स एक्सिस पर हमेशा वो वेरिएबल आता है, चाहे किसी का भी ग्राफ बनाओ, कोई सा भी ग्राफ बनाओ दुनिया में, एक्स एक्सिस पर हमेशा वो वेरिएबल आता है जो डिपेंडेंट होता है। अगर हम समझें तो क्वांटिटी तो प्राइस पर डिपेंड कर रही है, जैसे जैसे प्राइस चेंज हो रहा है, कम ज़्यादा हो रहा है, उसी हिसाब से तो हमारी क्वांटिटी कम ज़्यादा हो रही है, चेंज हो रही है। मतलब ऐसा तो नहीं है क्वांटिटी चेंज होने पर हमने प्राइस चेंज कर दिया, वो तो हम कर नहीं सकते। तो इसमें समझ में क्या आता है कि जो क्वांटिटी है वो प्राइस पर डिपेंड कर रही है, तो इसीलिए क्वांटिटी को हमने यहाँ पर लिया, और ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अब हम फटाफट से अपने ये कोऑर्डिनेट्स मार्क कर लेते हैं। 4 तक का स्केल लेना है हमको, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हो गया। जल्दी से मार्क कर लेते हैं। 1 पे 4 यानी कि ये कुछ यहाँ आएगा, फिर क्या है 2 पर 3 यानी कि थोड़ा सा इधर हो जाएगा, फिर है आपको दिख रहा होगा 3 पर 2, फिर 4 पर 1, 3 पर 2 और फिर 4 पर 1। अब देखो ये जो पॉइंट्स हैं इनको अगर आप ज्वाइन करोगे तो आपको एक कर्व मिलेगा, ठीक है। ये हो गया आपका कर्व। अब ये मत बोलना कि मैम ये तो स्ट्रेट लाइन है, ये कर्व नहीं है। कर्व मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि टेढ़ी मेढ़ी लाइंस हों, जो भी हम ग्राफ पर बनाते हैं उसको हम कर्व बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, इसे हम कहते हैं डिमांड कर्व। इसको हम यहाँ पे डी लिख देते हैं, जैसे आईसी में आईसी लिख दिया था ना इंडिफरेंस कर्व में, यहाँ पर हम डी लिख देंगे। तो ये हो जाता है आपका इंडिविजुअल डिमांड कर्व, ठीक है, एक कंज्यूमर का डिमांड कर्व, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे अगर आपको क्वेश्चन आता है इसके ऊपर तो आपको कर्व तो बनाना पड़ेगा, ग्राफ तो बनाना पड़ेगा, साथ में आपको कुछ पॉइंट्स भी लिखने पड़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो जैसे आप क्या लिखोगे कि D इज़ द इंडिविजुअल डिमांड कर्व, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ डिमांड कर्व, ठीक है। D इज़ द इंडिविजुअल डिमांड कर्व। नेक्स्ट क्या है, क्वांटिटी इज टेकन ऑन एक्स एक्सिस, और ऐसे ही आप पूरा सेंटेंस लिख लेना कि प्राइस इज टेकन ऑन
वाई एक्सिस। ये आपको समझ आ ही रहा है, ठीक है। 2-3 पॉइंट्स तो ये हो गए। ऐसे पॉइंट्स में आंसर लिखते हैं तो हमारा आंसर भी इफेक्टिव होता है। सामने वाले जो एग्जामिनर है आपकी कॉपी चेक कर रहा है, टीचर आपकी कॉपी चेक कर रहा है, उसको भी आसानी होती है, उसको सब कुछ साफ साफ सुंदर सुंदर नज़र आता है, ज़्यादा उसको पैराग्राफ्स नहीं पढ़ने, तो मार्क्स हमको अच्छे मिलते हैं। तो ऐसे पॉइंट्स में लिखने का ट्राई किया करो हमेशा। फिर ये आपने लिख लिया। अब आपको क्या बताना है कि ये लाइन आपको ज़रूर ऐड करनी है, ठीक है। द डिमांड कर्व shows the inverse relationship या फिर inverse relation between what, किन दोनों के बीच में वो inverse relation दिखा रहा है, प्राइस के बीच में और हमारी क्वांटिटी के बीच में। इन दोनों के बीच में ही तो वो इन्वर्स रिलेशनशिप दिखा रहा है। तो प्राइस और क्वांटिटी के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप है। कैसे इन्वर्स रिलेशनशिप है? हायर द प्राइस लोअर द क्वांटिटी। अगर जैसे जैसे आप प्राइस बढ़ाते जा रहे हो तो आपकी क्वांटिटी क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है, ठीक है। और उसी जगह लोअर द प्राइस, इसका बिल्कुल जस्ट ऑपोजिट है। जैसे जैसे हम प्राइस कम करते जा रहे हैं हमारी क्वांटिटी क्या करती जा रही है? बढ़ती जा रही है। यही आप डिमांड शेड्यूल में भी देख सकते हो, यही आप डिमांड कर्व में भी देख सकते हो, ठीक है। तो अगर आप इसको ऐसे ऐसे भी कर दोगे यहाँ पर तो कोई बुराई नहीं होगी। आप इस तरह से भी दिखा सकते हो। ये 4 पॉइंट्स बना दिया आपने, ABCD या फिर D तो यहाँ पर है, ये कुछ और रख देना PQRS। तो ये आपको ये दिखाते हैं कि जैसे जैसे आपकी क्वांटिटी, जैसे जैसे प्राइस बढ़ा, यहाँ से यहाँ हुआ तो क्वांटिटी क्या हो गई? यहाँ से यहाँ हो गई, कम हो गई, ठीक है। ये आपको समझ आ गया होगा। ये क्या था? इंडिविजुअल डिमांड कर्व। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, क्योंकि ये पॉइंट्स ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको अपने आंसर में, या फिर आप जो भी चीज़ें लिख रहे हो इस पॉइंट्स, ये सारे कर्व बना दो, ये शेड्यूल बना दो, पॉइंट्स लिख दो, फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्या टॉपिक है? मार्केट डिमांड कर्व। अब नेक्स्ट हमारा क्या है? मार्केट डिमांड कर्व। मार्केट डिमांड कर्व क्या करता है? मार्केट डिमांड कर्व ये शो करता है कि it shows the various quantities of a commodity that all the consumers, all the buyers in a market can purchase at different price of that commodity। जैसे जैसे प्राइस चेंज होगा तो क्वांटिटीज़ भी चेंज करेंगे, तो उसमें क्या है? बहुत सारे कंज्यूमर्स आ जाएंगे। पहले वाले में क्या था? सिर्फ एक कंज्यूमर था। अब हम इसका भी फटाफट से स्केड्यूल बना लेते हैं। जैसे कि मान लो ये हमारे पास फिर से है गुड एक्स है कोई, ठीक है। यहाँ पर हमारा है गुड एक्स। अब यहाँ पर हम इसका प्राइस ले लेते हैं, फिर यहाँ पे हम ले लेते हैं QAX लिख लेते हैं, ठीक है। AX मतलब ए कंज्यूमर, ए और बी 2 कंज्यूमर ले रहे हैं, तो ए कंज्यूमर की जो डिमांड है वो ये है, और यहाँ पर क्या है? बी कंज्यूमर की डिमांड ये है। समझ आ गया? अब सबसे पहले क्या है? प्राइस क्या था? 1 रुपये। नहीं, पहले प्राइस क्या था? 1 रुपये था ना? हाँ, पहले क्या था? प्राइस 1 रुपये था। अब ये जो ए कंज्यूमर है वो क्या करेगा? 4 क्वांटिटीज़ खरीद लेगा, पर ये जो बी है 5 खरीद सकता है। दूसरी बार में क्या हुआ? प्राइस कम हो गया, ज़्यादा हो गया, तो क्वांटिटी पहला वाला कम कर देगा। इसने 3 ही खरीदी, इसने भी कम कर दी, पर इसने 4 खरीद ली। ऐसे कर करके प्राइसेस तो बढ़ते जाएंगे, ठीक है। प्राइसेस तो बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ पर 4 हो गया, पर इनकी जो क्वांटिटी है, डिमांड है, वो कम होती जाएगी। कैसे? 3 से 2 हो गई, फिर 1 हो गई, यहाँ पर इसकी 4 से 3 हो गई, फिर 2 हो गई। ये तो हो गई हमारी इंडिविजुअल डिमांड, ए कंज्यूमर की इंडिविजुअल डिमांड और बी कंज्यूमर की इंडिविजुअल डिमांड। पर हमको अब क्या निकालना है? मार्केट डिमांड निकालनी है। तो मार्केट डिमांड निकालने के लिए ऐसे लिख देते हैं इसको, या फिर रुको, शॉर्ट में नहीं लिखते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं मार्केट डिमांड, ठीक है। मार्केट डिमांड निकालने के लिए हमने क्या करना पड़ता है? इनको प्लस करना पड़ता है, सिंपली प्लस करना है। 4 और 5 9, 3 और 4 7, 3 और 2 5, 1 और 2 3। तो ये आ गई हमारी मार्केट डिमांड आ गई, ठीक है। अब हम फटाफट से ग्राफ बना लेते हैं। जैसे कि अब हाँ, एक और चीज़ ये उसमें बतानी थी कि मार्केट डिमांड कर्व क्या होता है। रुको, यहाँ पे लिख देते हैं। इट इज़ द, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, हॉरिजॉन्टल summation of individual demand curves, ठीक है। मार्केट डिमांड कर्व क्या होता है? जितनी भी इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स हैं उनका हॉरिजॉन्टल समेशन होता है। इसमें भी हमने क्या किया है? इंडिविजुअल जो डिमांड है उनका समेशन ही तो कर दिया है, सम कर दिया है, प्लस कर दिया है। ऐसे जब हम कर्व बनाएंगे तो उसमें भी हम समेशन कर देंगे। तो एक तरह से जब आप लिखोगे, आंसर लिखोगे,
तो आपने क्या करना पड़ेगा, अभी समझने के लिए तो आप डायरेक्ट ग्राफ बना सकते हो, प्राइस ये ले लो, क्वांटिटी डायरेक्ट ये ले लो, डिमांड। पर जब आप आंसर लिखोगे तो आपको समझाने के लिए इनके पहले इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स बनाने पड़ेंगे, उसके बाद आपको एक मार्केट डिमांड कर्व बनाना पड़ेगा। वो कैसे करना है आपको, ये देखो। सबसे पहले यहाँ पे हम ए कंज्यूमर का डिमांड कर्व बनाते हैं, ठीक है। ए कंज्यूमर का डिमांड कर्व क्या हो गया, यहाँ पर ये है y, ये है x, और यहाँ पे है प्राइस आपका, यहाँ पे है क्वांटिटी, ठीक है। इसमें क्या है 4 3 2 1, यहाँ पे जल्दी जल्दी बना लेते हैं फटाफट से। हाँ, ये हो गया, ये इधर ये हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा और यहाँ पर ये हो जाएगा, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है बस। हाँ, तो ये क्या हो गया, हमारे इंडिविजुअल डिमांड कर्व हो गया, डिमांड कर्व ऑफ ए कंज्यूमर। ए वाला जो कंज्यूमर है, पहला कंज्यूमर, उसका डिमांड कर्व ये हो गया। आप चाहो तो ऐसे लाइंस भी कर सकते हो, ये लाइंस हमेशा मुझसे टेढ़ी खिंचती है। हाँ, ऐसे करके आप लाइंस भी कर सकते हो, ठीक है। अब हमें क्या बनाना है, बी कंज्यूमर का डिमांड कर्व बनाना है। बी कंज्यूमर का डिमांड कर्व कैसे बनेगा, ऐसे ही बनेगा। यहाँ पे फिर से हम ओ ले लेंगे, फिर क्या है 1 2 3 4, प्राइस क्या है 1 2 3 4, हाँ 1 2 3 4, पर इस बार क्या है क्वांटिटी 5 तक है, तो हमको 5 तक लेनी पड़ेगी, 1 2 3 4, और थोड़ा और आगे बढ़ाना पड़ेगा, ये हो जाएगा हमारा 5, ठीक। अब क्या करना है, 1 ध्यान से देख के बनाना है। देखो 1 पे 5 है, प्राइस 1 पे, क्वांटिटी 5 है, फिर 2 पे 4 है, यानी कि यहाँ, ठीक है। फिर क्या है 3 पर 3 है, यानी कि कुछ यहाँ और थोड़ा सा इधर हो गए। फिर 4 पर 2 है, यानी कि 4 इधर है और 2 इधर है, यानी कि ये चीज़ है यहाँ। तो फिर से ये क्या हुआ, बी कंज्यूमर का, बी वाले कंज्यूमर का डिमांड कर्व आपका बन गया, ठीक है। यहाँ पे आप लिख दोगे प्राइस हो गई, ये क्वांटिटी, ये मैं पहले बता चुकी हूँ, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ। अब हमने क्या करना है, इस वाले कंज्यूमर मतलब कंज्यूमर का ये पूरा जो मार्केट है, इसका पूरा एक मार्केट डिमांड कर्व बनाना है। तो ये हम कैसे बनाएंगे, यहाँ नीचे बना लेते हैं। देखो इसमें क्या है, प्राइस तो 4 तक ही है, तो हम यहाँ 4 तक ले लेते हैं, ठीक है। 1, ये 4 3 2, थोड़ा ज़्यादा गैप हो गया गेस, 4 3 2 और ये 1, ठीक है, ये हो गया। और अब क्या करना है, हमको कहाँ तक ले जाना है, डिमांड कहाँ तक जा रही है, 9 तक, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये ज़्यादा लंबा बन जाएगा, 8 और ये 9, ये हो गया एक्स क्वांटिटी, एक्स एक्सिस, या हो गई आपकी वाई एक्सिस। यहाँ पे हम नंबरिंग कर देते हैं, हम 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ये हो गया आपका ओरिजिन। यहाँ पर है आपकी क्वांटिटी और यहाँ पे है आपका प्राइस। अब देखो अब कैसे बनाना है, 1 पर क्या है 9, यानी कि ये वहाँ पहुँच जाएगा इस जगह पर, राइट। इसको थोड़ा मिटा देते हैं, थोड़ा ऊपर लिख देते हैं। फिर क्या है 2 पर 7, 2 पर 7 मतलब इस जगह आएंगे तो थोड़ा सा इधर, ठीक है। फिर क्या है 3 पर 5, 3 ये है, 5 कहाँ है, यहाँ, तो इस जगह पर कहीं होगा, हो गया। नेक्स्ट क्या है 4 पर 3, थोड़ा सा ये ऊपर हो गया ज़्यादा, 4 पर 3, हाँ 4 पर 3 क्या है, 4 पर 3 यहाँ, यानी कि थोड़ा सा इधर हो जाएगा। अब देखो इन चारों को जब आप मिलाओगे तो क्या बनेगा, एक मार्केट डिमांड कर्व बनेगा, ठीक है। अब मार्केट डिमांड कर्व कैसे बताया था मैंने, देखो यहाँ पे दोबारा से पहले हम लाइनिंग कर देते हैं, फिर समझाती हूँ, फिर एक्सप्लेन करती हूँ अच्छे से। ये हो गया 3 पर 5, ये देखो लाइंस थोड़ी ना टेढ़ी हो सकती हैं, आप देख पा रहे हो, क्योंकि मैं विदाउट इसके लिए सब चीज़ें बना रही हूँ, तो मेरे लिए बनाना थोड़ा सा भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। अब देखो हॉरिजॉन्टल समेशन हमने क्यों बोला, ये जो हमने यहाँ पे लिखा है हॉरिजॉन्टल समेशन, इसके पीछे एक रीज़न है। क्या रीज़न है, अगर आप सम करके देखो यहाँ पे, अगर आप सिर्फ इन दोनों को हटा दो, सिर्फ ये 2 चीज़ें देखो। अब हॉरिजॉन्टल समेशन हमने क्यों बोला, क्योंकि पहले जो 4 है, एक की जो डिमांड है वो 4 है, इसकी 5 है, दोनों का सम करके 9 हो गया, तो यहाँ पे 9 तक चला गया। और ऐसे ही यहाँ पे क्या था 4 थी, यहाँ पे 5 थी, तो ये 9 तक चली गई। ऐसे करके ये सम होता जा रहा है। 2 पर क्या है 7 है, मतलब पहले क्या थी 3 थी इसकी और इसकी 4 थी, यहाँ पे इसकी 3 थी, इसकी 4 थी, तो ये यहाँ पे ओके 7 हो गया। तो इस तरह से ये हमारा क्या बन जाता है, मार्केट डिमांड कर्व। अब ये मार्केट डिमांड कर्व क्या शो कर रहा है, ये आपको देखना है। मार्केट डिमांड कर्व सबसे पहले वही सारे जो पॉइंट्स मैंने पहले लिखे थे वो आपको लिखने हैं कि वाई एक्सिस पे वी हैव टेकन प्राइस, एक्स एक्सिस पे वी हैव टेकन क्वांटिटी, और ये एम डी इज़ द मार्केट डिमांड कर्व। अब क्या है, मार्केट डिमांड कर्व भी क्या कर रहा है, इन्वर्स रिलेशनशिप शो कर रहा है बिटवीन
प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड, राइट। ये हमने बता दिया, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी डिमांडेड कम होती जाएगी, जैसे जैसे प्राइस कम होगा क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा होती जाएगी। प्राइस बढ़ेगा तो कम होगी और कम होगा तो वो ज़्यादा हो जाएगी। ये सारी चीज़ें हमने पहले वाले में भी लिखी थी इंडिविजुअल डिमांड कर्व में, और यही चीज़ें हमको यहाँ लिखनी है, कुछ भी नया नहीं है। अब देखो जो नई चीज़ आती है वो ये है कि इसका स्लोप कैसे निकालेंगे हम। इन सारी ये जो पूरा हमने कर्व अभी तक सीखा डिमांड कर्व, इसका हमको स्लोप कैसे निकालना है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि स्लोप कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो डिमांड कर्व है वो उसका स्लोप कैसा होता है। तो इसके बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता रही हूँ, ये पॉइंट्स एज इट इज़ आप समझ लो, इसके अलावा इसके बाहर से आपको कुछ भी नहीं समझना है, ठीक है। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जो डिमांड कर्व है हमारा, ठीक है, डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि वो डाउनवर्ड स्लोप करता है, डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। अब इस चीज़ का मतलब मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, फ्रॉम अपवर्ड्स डाउनवर्ड्स, ये सब चीज़ों का मतलब क्या होता है, ठीक है। पुराने वीडियोस आपने देखे होंगे। तो डिमांड कर्व क्या करता है, डाउनवर्ड स्लोप करता है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। कैसे करता है, ऐसे करता है, देखो हम ऐसे ही तो डिमांड कर्व का अभी तक शेप बनाते आ रहे हैं, ये y है ये x है, तो इस तरह का हमारा कुछ डिमांड कर्व होता है। तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। यहाँ पे हो गया आपका प्राइस, ये हो गई आपकी क्वांटिटी। तो ये तो फर्स्ट पॉइंट तो बहुत ईजी था, समझ आ गया होगा। अभी जो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है ये शो क्या करता है, ये क्या शो करता है कि इट इंडिकेट्स नेगेटिव, या फिर आप इसको इन्वर्स भी लिख सकते हो, नेगेटिव या इन्वर्स रिलेशन बिटवीन, क्या कौन से दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप बताता है, प्राइस एंड क्वांटिटी। इन दोनों के बीच का ये रिलेशनशिप बताता है, प्राइस और क्वांटिटी के बीच का। यहाँ तक समझ आ गया। अब हम इसको निकालते कैसे हैं, स्लोप कैसे निकालेंगे। इट इज़ एस्टिमेटेड एज, अभी तक आपने कितनों का स्लोप निकाला है, देखो IC का स्लोप निकाला है, बजट लाइन का स्लोप निकाला है। तो वो कैसे निकालते हैं कि y एक्सिस पे जो वेरिएबल है उसमें चेंज, अब डिवाइडेड बाय x एक्सिस पे जो वेरिएबल है उसमें चेंज। तो इसमें भी हमको कुछ नया नहीं करना है, वही करना है। y एक्सिस पे क्या है, p, मतलब डेल्टा p डिवाइडेड बाय x एक्सिस पे क्या है, q, यानी कि डेल्टा q, ठीक है, डेल्टा q। और यहाँ पे इसके पहले आ जाएगा नेगेटिव साइन, ये नेगेटिव साइन है, ठीक है। इसको डैश मत समझ लेना, कोई भी नेगेटिव साइन है, इसको हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं। या फिर हम इसको और क्या लिख सकते हैं, चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड। अब देखो एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको एक पॉइंट बताना चाहती हूँ कि बहुत लोग, मैंने बताया था कि क्वांटिटी डिमांडेड और डिमांड को एक ही जैसा बोलते हैं। तो वो लोग क्यों बोलते हैं, पहले तो मैंने आपको ये बताया था कि ये दोनों चीज़ें अलग होती हैं, पर वो जो लोग बोलते हैं इन दोनों चीज़ों को सेम, वो गलत नहीं बोलते हैं, वो सही बोलते हैं। सही क्यों बोलते हैं, क्योंकि अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से हम क्या करते हैं, इन दोनों टर्म्स को, क्वांटिटी डिमांडेड को और डिमांड को एक मान लेते हैं, जिससे कि कोई इंसान कंफ्यूज ना हो। सिर्फ इस वजह से वो लोग क्वांटिटी डिमांडेड की जगह डिमांड और डिमांड की जगह क्वांटिटी डिमांडेड भी बोल लेते हैं। तो आप उन लोगों को बेवकूफ़ ना समझें, वो लोग क्या कर रहे हैं, कोई गलती नहीं कर रहे हैं। तो हम भी अब से अगर मैं डिमांड बोलती हूँ या क्वांटिटी डिमांड बोलती हूँ तो उसका मतलब एक ही होगा कि डिमांड की बात चल रही है, ठीक है। मतलब अलग अलग मत समझ लेना। वो जो हमने डिफरेंस पढ़ा वो अच्छी बात है, वो आपको समझ आया, वो आपके एग्जाम में आएगा, आपको लर्न करना है, समझ के रखना है। पर आगे जाकर हमेशा एक ही टर्म यूज़ होगा, या तो क्वांटिटी डिमांडेड या फिर डिमांड, और दोनों का मतलब एक ही होगा। तो ये समझ आ गया इसको कैसे निकालना है। अगर हम स्लोप निकालने को बोलें तो कैसे निकालेंगे, माइनस का डेल्टा p बाई डेल्टा q। अब ये जो यहाँ पे देखो नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, द इन्वर्स रिलेशनशिप, वही पूरी हमको वही रामायण लिख देनी है, द इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन, क्या, किन दो चीज़ों के बीच में, फिर से प्राइस एंड क्वांटिटी। मतलब इन दोनों के बीच में जो इन्वर्स रिलेशनशिप है वो क्या शो कर रहा है, ये नेगेटिव साइन, ठीक है, ये नेगेटिव साइन ये चीज़ें शो करता है। अब जैसे यहाँ पर हमने बता दिया ये डिमांड कर्व है, ये सारी चीज़ें हैं, तो आप इसमें देख सकते हो जैसे ये एक पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, ठीक है। ये हम अभी बना लेते हैं पहले, यहाँ पे ये है O, A क्वांटिटी,
और यहाँ पे है ओ बी क्वांटिटी। इसी तरह ये वाले पॉइंट पर क्या है, अब प्राइस जब कम हुआ, कम कितना हो गया, ओ बी से ओ बी डैश हो गया, तो हमारी जो क्वांटिटी थी वो क्या हो गई, बढ़ गई, ओ ए से ओ ए डैश हो गई। तो इस पॉइंट पर हम कैसे निकालेंगे स्लोप, कैसे निकाल सकते हैं, ये देखो हमने क्या करना है, इस एग्जाम्पल में बताती हूँ। इस एग्जाम्पल में स्लोप क्या होगा, मतलब हमने क्या पढ़ा है, चेंज इन प्राइस, प्राइस में कितना चेंज हुआ है, इतने का चेंज हुआ है, बी से बी डैश हो गई है, मतलब अगर पहले 5 रुपये थी तो अब 4 रुपये हो गई, तो 5 माइनस 4 करेंगे मतलब 1, ऐसे ही b माइनस बी डैश, ठीक है, यहाँ पे b माइनस बी डैश डिवाइडेड बाय ए डैश माइनस ए, ये हो जाएगा ए डैश माइनस ए, ठीक है। और ये क्या, ये जो आपका स्लोप आएगा वो नेगेटिव आएगा हमेशा, ठीक है, सॉरी हाँ, ए डैश माइनस ए नहीं, आपको ए माइनस ए डैश ही करना है, ए माइनस ए डैश, फिर ये नेगेटिव स्लोप आपका आ जाएगा। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, यहाँ तक आपका ये टॉपिक कवर हो चुका है ऑलरेडी। अब इसके बाद का जो टॉपिक है वो है डिमांड फंक्शन और डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, ये सब चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आपको इस वीडियो में हमने जो भी पढ़ा उसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, क्वेश्चन है, क्वेरी है, कुछ भी चीज़ है तो आप कमेंट में बता सकते हो, मैं आंसर करूँगी, या फिर आप कोई सजेशन देना चाहते हो तो आप वो भी लिख सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग and have a nice day.